नमस्कार बच्चों, आस्था स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। पर इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करा चुका हूँ। उसका जिन बच्चों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से वो उसको देख लें ताकि आपको तीनों इंडेफिनिट टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। फिर हम आपके लिए सीरीज वाइज आगे चलेंगे, फिर कंटिन्यूस कराएंगे, परफेक्ट कराएंगे और मैं पूरा टेंस आपको इस तरीके से करा दूंगा तीनों टेंसेस कि आपको फिर टेंसेस को लेकर कोई इशू नहीं बनेगा कभी भी। क्योंकि जिस बच्चे का टेंसेस अच्छा हो जाएगा उसका इंग्लिश पर खुद पकड़ हो जाएगी, उसको स्पोकन या उसको राइटिंग की फिर कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा। मैं कहूँ फिर आपके लिए टेंस नो टेंशन वाला काम हो जाएगा, ठीक है। और आज मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ लेकर चलता हूं। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में जैसे शब्द से ही क्लियर हो जाता है, फ्यूचर का मतलब भविष्य, भविष्य का एक्शन। तो जो भी काम हम भविष्य में करते हैं वो फ्यूचर टेंस कहलाता है, ये आपको पता है। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? वो काम जिसके बारे में ये ना बताया जा रहा हो कि वो काम कब से हो रहा है और कब तक चलेगा। तो इस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम परिभाषित कर सकते हैं। मगर सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बच्चा ये पहचाने कि किस टेंस की क्या पहचान होती है। जब तक आपको पहचान नहीं होगी तब तक आप कोई भी टेंस सही नहीं बना पाएंगे। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो देखिएगा, मैंने हिंदी वाले बच्चों के लिए विशेषकर लिखा है कि हिंदी के सेंटेंस के अंत में गाहे गीहे गे आदि शब्द आते हैं। विशेषकर बेटा आप इन चीजों पर ध्यान देंगे, गा गी गे आदि शब्द वाक्यों के अंत में आते हैं। जिसमें गा गी गे नहीं होगा वो फ्यूचर टेंस हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब अक्सर वो वर्ब कैसे बनती हैं? जब हम उन वर्बों को पहचानते हैं, आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगी, सोएगी, नाचेगी, कुछ भी शब्द आप जोड़ेंगे तो लास्ट में ये तीनों वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर होगी। अब हम कोई भी टेंस बनाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा टेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये देखते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो इसके लिए देखिए, एक फ्यूचर इंडेफिनिट की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपको इसमें ये नहीं देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है कर्ता एक वचन या बहुवचन, केवल मगर इसमें यह देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है या फिर सेकंड और थर्ड पर्सन है। आपको पर्सन देखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड देखना है, ना कि आपको सिंगुलर या प्लूरल देखना है, ठीक है। अब देखिए, जब हम इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? आई। और वी के साथ जो हमारा फर्स्ट पर्सन है तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाई? से। इनके साथ क्या लगी? से। तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और इनके साथ से लगेगी, ठीक है। अब आते हैं आप सेकंड पर्सन प्रोनाउन। इस सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपका क्या बना? यू, ठीक है। अब यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या? ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। तो फर्स्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो या थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, हर केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा? विल, सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ भी और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ भी। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको, इसमें कोई है नहीं। मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि देखिए, आपके लिए क्या है, आपको पैसे भी समझना है, सब कुछ समझना है, तो उसमें अगर आपको इंग्लिश के माध्यम से ये समझने की कोशिश करनी हो, ये इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, उसकी हिंदी में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो वो इन शब्दों के आधार पर समझ सकता है जिस सेंटेंसों में इन शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? टू मार्क की। या नेक्स्ट, अब नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग भी हो सकता है, नेक्स्ट इवनिंग भी हो सकता है, नेक्स्ट डे भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है, नेक्स्ट डे भी हो सकता है ना, etc बहुत से शब्द हो सकते हैं, है ना। या सून हो सकता है, शॉर्टली हो सकता है।
ये जो शब्द है इन सबके साथ ये समझ लीजिएगा फ्यूचर टेंस ही होगा, है ना। जैसे मैं मान लो ये कहूं मैं आपसे कल मिलूंगा, तो आई विल सी यू टुमारो। अगर मैंने आपको वचन दे दिया तो मैंने बिल लगा दिया। ये थोड़ी सी बात कुछ बच्चों को मैं और थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। कहीं पर अगर हम वचन देते हैं या प्रॉमिस करते हैं, एक तरीके से डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है हमारा, तो उस केस में हमको इनको चेंज करना होगा। हमको आई और वी के साथ विल का प्रयोग करना होगा और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमें सेल का प्रयोग करना पड़ेगा। पर क्योंकि आजकल स्पोकन का जमाना है बेटे, तो आपको मैं उस दृष्टिकोण से भी बता दूं, स्पोकन में सेल शब्द को कोई महत्व नहीं दिया जाता। मॉडर्न इंग्लिश में आप ये समझिए सेल शब्द आपके लिए एक तरीके से खत्म है और सीधा सा आप बिल का प्रयोग करिए। मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपसे मिलेगी, हर केस में आपको जो है बिल का प्रयोग करेंगे, है ना। तो आपको इसमें कुछ सोचेंगे। अब देखिए कितना इजी हो, अगर आप उस हिसाब से सोचें, उस दृष्टिकोण से सोचें, तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सबसे इजी हो गया। आपको कुछ नहीं लगाना, सिर्फ बिल लगाना है, सब्जेक्ट विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब मुझे थोड़ा सा आपको अब हम वही चीज बताएंगे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, और कुछ मैं सेंटेंसों को आपको अभी कराता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब जैसा हमने बताया अफर्मेटिव सेंटेंस क्या, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्यों में हमें क्या देखना होता है कि उसमें नोट नहीं आना चाहिए, नकारात्मक वाक्य को नहीं होना चाहिए। उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं और पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट जो आपका करता होगा, काम करने वाला, विल या सेल, वो अकॉर्डिंग टू आपका फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, उसके अनुसार देखना। इसमें आपको उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना। बहुत इजी इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आप इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर इसको बनाइएगा। अब आप ये देखिए, ये क्या है आपका सब्जेक्ट और ये क्या है आपकी वर्ब। बहुत इजी सेंटेंस मैंने आपको लिए लिखा है। अब देखिए इसको क्या करेंगे आप, इसको अगर आप लेते हैं तो आपने आई ले लिया, ठीक है। अब आई के साथ आपने क्या करा, आई से, ठीक है, क्योंकि आई के साथ हमने से बताया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और आऊंगा, आने के लिए क्या होती है, कम, आपने ले ली कम, ठीक है। क्लियर अंडरस्टैंड। इसी प्रकार से अगर इस सेंटेंस को देखते हैं, वह सच बोलेगी, तो वह क्या है, वह आपका सब्जेक्ट, बोलना क्या है आपकी वर्ब। इसी सेंटेंस को अगर आप यहाँ बनाते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे इस सेंटेंस को, वह सच बोलेगी, तो आपने लड़की है सी, विल, और कैसा बोलेगी, सच बोलने के लिए क्या होती है, स्पीक द ट्रूथ, तो आप क्या लगाएंगे, स्पीक, फर्स्ट फॉर्म आ गई अपनी, स्पीक द ट्रूथ। ये आपका सेंटेंस बन गया, स्पीक द ट्रूथ। अब आप इसी प्रकार से इस सेंटेंस को देखिए, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हम कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाएंगे, से। अब हम, ये आपका सब्जेक्ट और सहायता करना क्या हुआ आपका, ये वर्ब हुआ, ठीक है। अब वी शैल हेल्प यू, तो आपको ये क्लियर हो गया कि इसमें मैंने बिल लगाया है सॉरी बेटा, इसमें मैंने बिल लगाया, इधर मैंने सेल लगाया। वो क्यों लगाया, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन थे और ये आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, उसके साथ बिल लगाएंगे। मैंने इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिए। अब आते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर पे भी निगाह मारिए। निगेटिव स्ट्रक्चर में आप बस केवल एक चीज नोटिस करेंगे कि हमने क्या करा, विल और सेल के बाद में नोट लाना है, ठीक है। नकारात्मक जैसे वाक्य तो नोट तो लाना ही पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा, भाई मैं क्या लिया अपना, आई, ये आपका सब्जेक्ट है, ले लिया आपने। जाना आपकी वर्ब हो गई, तो आई शैल नॉट गो, आई शैल नॉट गो।
और यहाँ पे है आऊंगा तो क्या लिखेंगे, कब। जाना होता तो गो कर देते और आना है तो कब, ठीक है। अब वह सच नहीं बोलेगी, वह आपका सब्जेक्ट है, बोलना आपके बारे में, तो सी विल नॉट, अब कैसे सच नहीं बोलेगी, तो स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। तो क्लियर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर। अब ये देखिए, हम स्कूल नहीं जाएंगे, भाई आपका ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, कितना इजी है। तो वी शैल नॉट स्कूल, गो टू स्कूल, कहाँ नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है। अक्सर बेटा वैसे तो मैं आपको जब प्रीपोजिशन में चैप्टर कराऊंगा तो मैं बताऊंगा टू का प्रयोग कहाँ होता है, फ्रॉम का प्रयोग कहाँ होता है, ऑफ का प्रयोग कहाँ होता है, पर फिर भी एक चीज को हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि गो के बाद अगर कोई स्थान है तो आप वहां पर टू का प्रयोग करें, किंतु होम के साथ नहीं होगा, याद रखिए, हाउस के साथ होगा, होम के साथ नहीं होगा। जैसे मैं घर जाऊंगा तो आई शैल गो होम, अगर मैं कहूं कि मैं उसके घर जाऊंगा, किसी दूसरे के घर जाऊं, तो आप टू का प्रयोग करें, टू हिज होम, टू हिज हाउस, ठीक है। चलिए अब हम आपको थोड़ा इसी प्रकार से जैसे हमने ये समझाया, अभी हम आपको इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर और बताते हैं ताकि आपका ये तीनों जो होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव क्लियर हो जाए। अब हम आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, देखिए किस तरीके से होता है। जैसा आप जानते हैं इंटरोगेटिव में क्या होता है कि पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका पर्सन फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, उसके अनुसार विल या शैल आपका डिसाइडेड हो चुका होगा। वर्ब की मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। अब इसी तरीके से देखिए, ये आज आपको कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ हमने क्या बताया था, विल लगाना, क्या लगाना, विल। तो आपने विल यू, अब क्या तुम आओगे, मैं किसी से पूछ रहा हूं, तो आने का क्या हुआ, कम। अब ठीक है, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके, उसमें हम सबसे पहले हिंदी के वाक्य में क्या लगाते हैं, यदि हिंदी के वाक्य में क्या शुरू में आ चुका है तो आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट लगाना है और वर्ब की मेन फॉर्म लगानी है, ठीक है। क्या वह सच बोलेगी, अब आपने किसी ने मालूम किया, ठीक है, तो इसका क्या जगह, वह की अंग्रेजी क्या हुई, सी। अब सी के साथ क्या लगाना है, विल, विल सी। स्पीक द ट्रूथ, भाई आप पूछ रहे हैं क्या वह सच बोली, हो सकता है कोई कहता भाई वो तो सच नहीं बोलेगी, यस में भी काम चला सकता है कि यस बोलेगी, तो ये जो सेंटेंस है आपके, ये यस नो में काम हो जाता है। क्या हम तुम्हारा अपमान करेंगे, है भाई, आप किसी को कह रहे हैं नहीं भाई ऐसा नहीं है, आप आओ, हम आपका अपमान नहीं करें, तो क्या हम आपको, तो अब हम है तो हम के अनुसार आपको यहाँ पे क्या लगाना है, से। वी इंसल्ट, अपमान के लिए क्या हुई, इंसल्ट यू। ये ध्यान रखिए बेटा, मैंने यहाँ पे अपमान लिखा है, बेइज्जती भी बोला जा सकता है, अपमान और बेइज्जती हिंदी के सेम वर्ड होते हैं। अब इंटरोगेटिव देखिए क्या है, डबल इंटरोगेटिव में क्या है, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है जिसको हम इंग्लिश में आपको आई और डब्ल्यू से शो कर रहे हैं, इसको हम WH फैमिली के शब्द भी बोलते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले जो इंटरोगेटिव शब्द है उसकी इंग्लिश चाहिए, उसके बाद विल या शैल आपको फर्स्ट पर्सन या सेकंड और थर्ड पर्सन को ध्यान में रख के लिखना है, सब्जेक्ट आ गया आपका, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, राइट। अब आइए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले आप लेंगे अपना इंटरोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी, तो ये आइए आपको वो है, ठीक है। अब ये आपका यू क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, और ये क्या है आपकी वर्ब।
अब आप यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन में आपको हमने क्या बताया, विल का प्रयोग करें, राइट। अब आपने लिखा विल, ठीक। अब यू नॉट कम, तो ये सेंटेंस इस प्रकार से बन गया, व्हाई विल यू नॉट कम, आप क्यों नहीं आएंगे। इसी प्रकार से आप आगे देखिएगा, वह क्यों हंसेगी, तो वह तो आपका सब्जेक्ट है और हंसना क्या है, ये आपकी वर्ब है। तो आपने लगाया वाई विल सी लाफ। अब यहां पर थर्ड पर्सन है, वह सी, तो विल आपका आना है स्वाभाविक। अब हम आपको ये सेंटेंस बताते हैं, तो इसमें हम आपका सब्जेक्ट है और अपमान करना जो है वो आपका क्या हो गया, वर्ब। अब सबसे पहले आपने क्यों के अंग्रेजी लाएंगे, वाई सेल वी इंसल्ट यू। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पूरा स्ट्रक्चर फ्यूचर इंडेफिनिट का समझ में, ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और आप इसको लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो कंटिन्यू इसकी सीरीज में चलाऊंगा वो आप तक टाइम से पहुंचती चली जाए। ठीक है, थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।